अध्याय 9। मैथ्यू ने एवन नदी को पार किया, पुल के ऊंचे मेहराबदार हिस्सों पर गाड़ी चलाते हुए। उसे उबड़-खाबड़ पहाड़ियों, काले आसमान और विपरीत रंगों वाला लैंकाशायर का परिचित परिदृश्य सुखदायक लगा। स्कॉटलैंड के इस हिस्से में बहुत कम ही नर्म या आकर्षक था, और इसकी भयावह सुंदरता उसके वर्तमान मूड के अनुकूल थी। वह चूने की गली से नीचे चला गया जो कभी एक महल की ओर जाती थी और अब कहीं नहीं जाती थी, एक भव्य जीवन का एक अजीब अवशेष जिसे कोई अब और जीना चाहता है। एक पुराने शिकार लॉज के पीछे के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर, जहां खुरदरे भूरे पत्थर क्रीमी प्लास्टर वाले सामने के हिस्से के विपरीत खड़े थे, वह अपनी जगुआर से बाहर निकला और ट्रंक से अपने बैग उठाए। लॉज का स्वागत करने वाला सफेद दरवाजा खुला। तुम नरक की तरह दिखते हो। काले बाल, चमकती भूरी आंखें और टेढ़ी नाक वाला एक दुबला पतला दानव कुंडी पर हाथ रखे खड़ा था और अपने सबसे अच्छे दोस्त को सिर से पैर तक निरीक्षण कर रहा था। हैमिश ऑसबोर्न की मुलाकात मैथ्यू क्लेयरमोंट से करीब 20 साल पहले ऑक्सफोर्ड में हुई थी। अधिकांश प्राणियों की तरह उन्हें एक दूसरे से डरना सिखाया गया था और वे अनिश्चित थे कि कैसे व्यवहार करना है। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे एक जैसे हास्य और विचारों के लिए समान जुनून साझा करते हैं, तो वे दोनों अविभाज्य हो गए। मैथ्यू के चेहरे पर एक के बाद एक गुस्सा और हार के भाव उभर आए। तुम्हें भी देखकर अच्छा लगा, उसने अपने बैग दरवाजे के पास रखते हुए कर्कश स्वर में कहा। उसने घर की ठंडी, साफ गंध को महसूस किया, जिसमें पुराने प्लास्टर और पुरानी लकड़ी की बारीकियां थीं, और हैमिश की लवेंडर और पेपरमिंट की अनोखी खुशबू थी। पिशाच अपनी नाक से चुड़ैल की गंध को दूर करने के लिए बेताब था। जॉर्डन, हैमिश का मानव बटलर, चुपचाप प्रकट हुआ और अपने साथ नींबू के फर्नीचर पॉलिश और स्टार्च की खुशबू लाया। इसने डायना के हनीस्कल और होरहाउंड को मैथ्यू के नथुने से पूरी तरह से दूर नहीं किया, लेकिन इससे मदद मिली। मैथ्यू के बैग के साथ सीढ़ियों की ओर बढ़ने से पहले उसने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, सर। जॉर्डन पुराने स्कूल का बटलर था। भले ही उसे अपने नियोक्ता के रहस्यों को छिपाने के लिए अच्छा वेतन न मिलता हो, लेकिन वह कभी किसी को यह नहीं बताएगा कि ऑसबोर्न एक दानव था या वह कभी कभी पिशाचों का मनोरंजन करता था। ये बात बताना अकल्पनीय होगा कि उसे कभी कभी नाश्ते में मूंगफली का मक्खन और केले का सैंडविच परोसने के लिए कहा जाता था। धन्यवाद, जॉर्डन। मैथ्यू ने नीचे के हॉल का निरीक्षण किया ताकि उसे हैमिश की आंखों में आंखें न मिलानी पड़ें। आपने एक नया हैमिल्टन उठाया है, मैं समझता हूँ। वह दूर की दीवार पर अपरिचित परिदृश्य को ध्यान से देखता रहा। आप आमतौर पर मेरे नए अधिग्रहणों पर ध्यान नहीं देते। मैथ्यू की तरह हैमिश का उच्चारण भी ज्यादातर ऑक्सब्रिज का था, जिसमें कुछ और भी झलकता था। उनके मामले में ये ग्लासगो की सड़कों की गड़गड़ाहट थी। नए अधिग्रहणों की बात करें तो स्वीट विलियम कैसा है? विलियम हैमिश का नया प्रेमी था, एक ऐसा प्यारा और सहज इंसान कि मैथ्यू ने उसे एक वसंत के फूल के नाम पर उपनाम दिया था। ये नाम उसके साथ जुड़ गया। अब हैमिश इसे एक स्नेह के रूप में इस्तेमाल करता था, और विलियम ने दोस्तों को देने के लिए शहर के फूल विक्रेताओं से इसके गमले मांगना शुरू कर दिया था। गुस्सा, हैमिश ने ठहाका लगाते हुए कहा। मैंने उससे घर पर एक शांत सप्ताहांत बिताने का वादा किया था। तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें पता है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैथ्यू भी चिड़चिड़ा लग रहा था। हाँ, मुझे पता है। लेकिन हमें एक दूसरे से मिले हुए काफी समय हो गया है, और इस समय कैड्सो बहुत खूबसूरत है। मैथ्यू ने हामिश को घूर कर देखा, उसके चेहरे पर अविश्वास स्पष्ट था। हे प्रभु, आपको शिकार पर जाना होगा, है न? हामिश केवल इतना ही कह सका। बुरी तरह, पिशाच ने उत्तर दिया, उसकी आवाज कटी हुई थी। क्या हमारे पास पहले ड्रिंक के लिए समय है, या आपको सीधे ड्रिंक पर जाना होगा? मैथ्यू ने कड़वे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि मैं एक ड्रिंक का प्रबंध कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बोतल वाइन और मेरे लिए थोड़ी विस्की है। मैथ्यू की सुबह की कॉल मिलने के कुछ ही समय बाद हैमिश ने जॉर्डन से तहखाने से कुछ अच्छी वाइन निकालने को कहा था। उसे अकेले शराब पीना पसंद नहीं था, और मैथ्यू ने विस्की को छूने से मना कर दिया। तो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें इस बढ़िया सितंबर सप्ताहांत में शिकार पर जाने की इतनी जल्दी क्यों है?
हेमिश ने चमचमाती हुई मंजिलों से होते हुए ऊपर की मंजिलों पर अपनी लाइब्रेरी की ओर कदम बढ़ाया। 19वीं सदी में गर्म भूरे रंग के पैनल जोड़े गए थे, जिससे 18वीं सदी की महिलाओं को प्रतीक्षा करने के लिए हवादार, विशाल स्थान प्रदान करने के वास्तुकार के मूल इरादे को नुकसान पहुंचा, जबकि उनके पति खेल में व्यस्त थे। मूल सफ़ेद छत बनी रही, प्लास्टर की मालाओं और व्यस्त स्वर्गदूतों से सजी, जो आधुनिकता के लिए निरंतर निंदा थी। दोनों आदमी चमड़े की कुर्सियों पर बैठ गए जो चिमनी के दोनों ओर लगी थीं, जहां एक खुशनुमा आग पहले से ही शरद ऋतु की ठंड को कम कर रही थी। हेमिश ने मैथ्यू को शराब की बोतल दिखाई और पिशाच ने प्रशंसा भरी आवाज निकाली। ये ठीक रहेगा, मुझे ऐसा ही लगता है। बेरी ब्रदर्स और रुड के सज्जनों ने मुझे आश्वासन दिया कि यह बहुत बढ़िया है। हेमिश ने शराब डाली और अपने डिकेंटर से स्टॉपर निकाला। हाथ में गिलास लिए, दोनों आदमी एक साथ चुपचाप बैठे रहे। मैथ्यू ने कहा, मुझे खेद है कि मैं तुम्हें इस सब में घसीट रहा हूँ। मैं एक मुश्किल स्थिति में हूँ। यह जटिल है। हामिश ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। मैथ्यू को हेमिश ऑसबोम की ओर कुछ हद तक उसकी सीधी सादी बातों की वजह से आकर्षित किया गया था और कुछ हद तक इसलिए क्योंकि ज्यादातर डेमॉन के विपरीत वह शांत था और उसे परेशान करना मुश्किल था। पिछले कुछ सालों में पिशाच के कई दोस्त डेमॉन थे, जो समान रूप से प्रतिभाशाली और शापित थे। हेमिश के साथ रहना कहीं ज्यादा आरामदायक था। कोई तीखी बहस, जंगली गतिविधियों का विस्फोट या खतरनाक अवसाद नहीं था। हेमिश के साथ समय बिताना लंबे समय तक मौन रहने और उसके बाद तीखी बातचीत करने में बीतता था, जो जीवन के प्रति उसके शांत दृष्टिकोण से रंगा हुआ था। हेमिश की भिन्नता उनके काम तक फैली हुई थी, जो कला या संगीत के सामान्य राक्षसी प्रयासों में नहीं था। इसके बजाय उनके पास पैसे कमाने का हुनर था, इसे बनाने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय साधनों और बाजारों में घातक कमजोरियों को पहचानने का हुनर। उन्होंने एक राक्षस की विशिष्ट रचनात्मकता को लिया और इसे सोनाटा के बजाय स्प्रेडशीट पर लागू किया, मुद्रा विनिमय की पेचीदगियों को इतनी उल्लेखनीय सटीकता से समझा कि राष्ट्रपतियों, राजाओं और प्रधानमंत्रियों ने उनसे सलाह ली। अर्थव्यवस्था के प्रति डेमन की असामान्य रुचि मैथ्यू को आकर्षित करती थी, जैसा कि मनुष्यों के बीच उसकी सहजता थी। हेमिश को उनके आसपास रहना पसंद था और उनकी कमियां उसे उत्तेजित करने के बजाय उत्तेजक लगती थीं। यह उसके बचपन की विरासत थी, जिसमें पिता एक बीमा दलाल और मां एक गृहिणी थी। अडिग ओसबोर्न से मिलने के बाद मैथ्यू हेमिश के स्नेह को समझ सकता था। आग की चिंगारी और हवा में विस्की की मधुर गंध ने अपना काम करना शुरू कर दिया और पिशाच ने खुद को आराम करते हुए पाया। मैथ्यू आगे की ओर बैठा था, अपनी उंगलियों के बीच हल्के से अपना वाइन ग्लास पकड़े हुए, आग की रोशनी में लाल तरल झिलमिला रहा था। मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से शुरू करूं, उन्होंने कांपते हुए कहा। अंत में, बेशक, तुमने फ़ोन क्यों उठाया और मुझे क्यों कॉल किया? मुझे एक चुड़ैल से दूर जाना था। हेमिश ने अपने दोस्त को एक पल के लिए देखा, मैथ्यू की स्पष्ट बेचैनी को नोटिस किया। किसी तरह हेमिश को यकीन हो गया कि चुड़ैल पुरुष नहीं थी। इस चुड़ैल में क्या खास बात है? उसने शांत स्वर में पूछा। मैथ्यू ने अपनी भारी भौहों के नीचे से ऊपर देखा, सब कुछ। ओह, तुम मुसीबत में हो, है न? हेमिश की आवाज़ सहानुभूति और मनोरंजन में गहरी हो गई। मैथ्यू ने अप्रिय ढंग से हंसते हुए कहा, हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। क्या इस चुड़ैल का कोई नाम है? डायना, वो एक इतिहासकार हैं और अमेरिकी हैं। शिकार की देवी, हेमिश ने धीरे से कहा। अपने पुराने नाम के अलावा क्या वह कोई साधारण चुड़ैल है? नहीं, मैथ्यू ने अचानक कहा। वह सामान्य से बहुत दूर है। आह, जटिलताएं। हेमिश ने अपने दोस्त के चेहरे पर ये देखने के लिए ध्यान दिया कि वह शांत हो रहा है, लेकिन उसने देखा कि मैथ्यू लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। वह एक बिशप है। मैथ्यू ने इंतजार किया। उसने सीखा था कि यह अनुमान लगाना कभी भी अच्छा विचार नहीं था कि डेमन किसी संदर्भ के महत्व को नहीं समझेगा, चाहे वह कितना भी अस्पष्ट क्यों न हो। हेमिश ने अपने दिमाग को छानकर छांट लिया और वह चीज़ पा ली जिसकी उसे तलाश थी। जैसा कि मैसाचुसेट्स के सलेम में है।
मैथ्यू ने गंभीरता से सिर हिलाया। वो बिशप चुड़ैलों में से आखिरी है। उसके पिता प्रॉक्टर हैं। डेमन ने धीरे से सीटी बजाई। एक चुड़ैल जो 2 बार मर चुकी है, एक विशिष्ट जादुई इमेज के साथ। तुम कभी भी काम आधे अधूरे नहीं करते, है न? वो जरूर शक्तिशाली होगी। उसकी माँ है। मुझे उसके पिता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। रेबेका बिशप, हालांकि वह एक अलग कहानी है। वह 13 साल की उम्र में ऐसे जादू कर रही थी जो ज्यादातर चुड़ैलें जीवन भर के अध्ययन और अनुभव के बाद भी नहीं कर पाती हैं। और एक दृष्टा के रूप में उसकी बचपन की क्षमताएं आश्चर्यजनक थीं। क्या तुम उसे जानते हो, मैट? हेमिश को पूछना पड़ा। मैथ्यू ने कई जिंदगियां जी थीं और इतने सारे लोगों से मुलाकात की थी कि उसका दोस्त उन सभी का हिसाब नहीं रख सकता था। मैथ्यू ने अपना सिर हिलाया। नहीं, हालांकि उसके बारे में हमेशा बातें होती हैं और बहुत ईर्ष्या भी होती है। आप जानते हैं कि चुड़ैलें कैसी होती हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में थोड़ा अप्रिय स्वर आ गया था जब भी वह उस प्रजाति का जिक्र करता था। हेमिश ने चुड़ैलों वाली टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया और गिलास के ऊपर से मैथ्यू को देखने लगा। और डायना, उनका दावा है कि वह जादू का प्रयोग नहीं करती। उस संक्षिप्त वाक्य में 2 धागे थे जिन्हें खींचने की जरूरत थी। हेमिश ने पहले आसान धागे को खींचा। क्या, किसी काम के लिए नहीं? खोई हुई बाली ढूंढने के लिए? अपने बालों को रंगने के लिए? हेमिश को संदेह हुआ। वह झुमके और रंगीन बाल वाली नहीं है। वह 3 मील की दौड़ और उसके बाद नदी में 1 घंटे तक खतरनाक ढंग से लाइन वाली नाव में सफर करने वाली है। उसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए मुझे यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि वो कभी अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करती। हेमिश एक व्यावहारिक व्यक्ति होने के साथ साथ एक स्वप्नदर्शी भी था। यही कारण था कि वह दूसरों के पैसे का इतना अच्छा इस्तेमाल करता था। और आप भी इस पर विश्वास नहीं करते, या आप ये सुझाव नहीं देंगे कि वह झूठ बोल रही है। दूसरा धागा खींचा गया। वह कहती है कि वह कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही जादू का इस्तेमाल करती है। मैथ्यू ने हिचकिचाते हुए अपने बालों में उंगलियां घुमाईं ताकि आधे बाल खड़े हो जाएं, और शराब का एक घूंट पी लिया। हालांकि मैं उसे देख रहा हूँ और वह उससे कहीं ज्यादा इसका इस्तेमाल कर रही है। मैं इसकी गंध सूंघ सकता हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ उसके आने के बाद पहली बार स्पष्ट और खुली हुई थी। ये गंध बिजली के तूफान की तरह है, या गर्मियों की बिजली की तरह। कई बार मैं भी इसे देख सकता हूँ। डायना तब चमकती है जब वो क्रोधित होती है या अपने काम में खोई रहती है। और जब वह सोती है, तो उसने सोचा, भौहें सिकुड़ते हुए। हे भगवान, कई बार मुझे लगता है कि मैं स्वाद भी ले सकता हूँ। वह चमकती है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप देख सकते हैं, हालांकि आप किसी और तरीके से ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। चैटोइमेंट में उसकी चुड़ैल की चमक बहुत फीकी है। जब मैं एक युवा पिशाच था, तब भी केवल सबसे शक्तिशाली चुड़ैलें ही प्रकाश की ये छोटी छोटी किरणें उत्सर्जित करती थीं। आज इसे देखना दुर्लभ है। डायना को पता नहीं है कि वह ऐसा कर रही है, और वह इसके महत्व से बेखबर है। मैथ्यू कांप उठा और उसने अपनी मुट्ठी बांध ली। डेमन ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। दिन अभी छोटा था, लेकिन उसे पहले से ही पता था कि उसका दोस्त स्कॉटलैंड में क्यों है। मैथ्यू क्लेरमोंट प्यार में पड़ रहा था। जॉर्डन अंदर आया। उसकी टाइमिंग बहुत बढ़िया थी। गिली ने जीप से नीचे उतार दिया। सर, मैंने उससे कहा कि आज आपको उसकी सेवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। बटलर जानता था, जब आपके घर में पिशाच हो तो हिरन का पता लगाने के लिए गाइड की जरूरत नहीं होती। बहुत बढ़िया, हेमिश ने कहा, अपने पैरों पर खड़े होकर और अपना गिलास खाली करके। उसे और विस्की पीने की सख्त इच्छा थी, लेकिन उसे होश में रहना ही बेहतर लगा। मैथ्यू ने ऊपर देखा। मैं अकेले ही बाहर जाऊंगा, हेमिश, मैं अकेले ही शिकार करना पसंद करूंगा। पिशाच को वार्मब्लड के साथ शिकार करना पसंद नहीं था, एक ऐसी श्रेणी जिसमें मनुष्य, डेमोन और चुड़ैलें शामिल थीं। वह आमतौर पर हेमिश के लिए अपवाद बनाता था, लेकिन आज वह डायना बिशप के लिए अपनी लालसा को नियंत्रित करने के लिए अकेले रहना चाहता था। ओह, हम शिकार करने नहीं जा रहे हैं, हेमिश ने अपनी आंखों में एक दुष्ट चमक के साथ कहा।
हम पीछा करने जा रहे हैं। डेमन के पास एक योजना थी। इसमें अपने दोस्त के दिमाग को तब तक व्यस्त रखना शामिल था जब तक कि वह अपनी सतर्कता न छोड़ दे और स्वेच्छा से ऑक्सफोर्ड में चल रही बातों को साझा न कर दे, बजाय इसके कि हैमिश को उसे बाहर निकालने के लिए मजबूर किया जाए। चलो, यह एक सुंदर दिन है। तुम मज़ा करोगे। बाहर, मैथ्यू ने हामिश की जीप में गंभीरता से प्रवेश किया। ये वही था जिसमें वे दोनों कैड्सों में घूमने के लिए पसंद करते थे, भले ही स्कॉटलैंड के भव्य शिकार लॉज में लैंड रोवर ही पसंदीदा वाहन था। मैथ्यू को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि गाड़ी चलाना बहुत ठंडा था, और हामिश को इसकी अति पुरुषत्व वाली हरकतें मज़ेदार लगीं। पहाड़ियों में हैमिश ने जीप के गियर को दबाया। पिशाच हर बार आवाज़ सुनकर सिहर उठता जब वो हिरन चरने वाली जगह पर चढ़ता। मैथ्यू ने अगली चट्टान पर स्लैग की एक जोड़ी देखी और हैमिश को ढलान पर जाने को कहा। वह चुपचाप जीप से बाहर निकला और सामने के टायर के पास बैठ गया, पहले से ही मंत्रमुग्ध था। हामिश मुस्कुराया और उसके साथ शामिल हो गया। डेमन ने मैथ्यू के साथ पहले भी हिरनों का पीछा किया था और उसे पता था कि उसे क्या चाहिए। पिशाच हमेशा खाना नहीं खाता था, हालांकि आज हैमिश को यकीन था कि अगर उसे अकेला छोड़ दिया जाता तो मैथ्यू अंधेरा होने के बाद तृप्त होकर घर लौटता और एस्टेट पर 2 हिरन कम होते। उसका दोस्त शिकारी जितना ही मांसाहारी था, शिकार ही पिशाचों की पहचान को परिभाषित करता था, न कि उनका खाना या वे क्या खाते थे। कभी कभी जब मैथ्यू बेचैन होता था तो वह बस बाहर निकल जाता था और जो कुछ भी वह शिकार कर सकता था उसका पीछा करता था, लेकिन उसे मार नहीं पाता था। जब पिशाच हिरन को देख रहा था तब डेमन मैथ्यू को देख रहा था। ऑक्सफोर्ड में परेशानी थी, वह इसे महसूस कर सकता था। मैथ्यू अगले कई घंटों तक धैर्यपूर्वक बैठा रहा, ये सोचते हुए कि क्या हिरनों का पीछा करना उचित है। अपनी असाधारण गंध, दृष्टि और श्रवण इंद्रियों के माध्यम से उसने उनकी गतिविधियों पर नजर रखी, उनकी आदतों का पता लगाया और एक टूटती हुई टहनी या उड़ते हुए पक्षी के प्रति उनकी हर प्रतिक्रिया का अनुमान लगाया। पिशाच का ध्यान उत्सुक था, लेकिन उसने कभी अधीरता नहीं दिखाई। मैथ्यू के लिए निर्णायक क्षण तब आया जब उसके शिकार ने स्वीकार किया कि वह पराजित हो चुका है और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। जब वह आखिरकार उठा और हैमिश को सिर हिलाकर इशारा किया तो रोशनी कम हो रही थी। पहले दिन के लिए मैं ही काफ़ी था, और हालांकि उसे हिरन को देखने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि हैमिश को पहाड़ से नीचे उतरने के लिए रोशनी की जरूरत है। जब वे लॉज पहुंचे तो वहां घुप अंधेरा छा गया था और जॉर्डन ने सभी लैंप जला दिए थे, जिससे इमारत और भी हास्यास्पद लग रही थी, जो कहीं बीच में एक ऊंचाई पर बनी हुई थी। इस लॉज का कभी कोई मतलब नहीं था, मैथ्यू ने बातचीत के लहजे में कहा, जो फिर भी चुभने वाला था। रॉबर्ट एडम कमीशन लेने के लिए पागल है। तुमने मेरी छोटी सी फिजूल खर्ची पर अपने विचार कई बार साझा किए हैं, मैथ्यू, हैमिश ने शांतिपूर्वक कहा, और मुझे परवाह नहीं है कि तुम वास्तुशिल्प डिज़ाइन के सिद्धांतों को मुझसे बेहतर समझते हो या नहीं, या तुम मानते हो कि एडम निर्माण करने के लिए पागल था। तुम हमेशा लिट को क्या कहते हो, लेनार्कशायर के जंगल में एक गलत कल्पना की गई मूर्खता। मुझे ये बहुत पसंद है, और तुम जो कुछ भी कहोगे वह इसे बदलने वाला नहीं है। हैमिश की घोषणा के बाद से वे इस बातचीत के संस्करण नियमित रूप से सुनते थे कि उसने लॉज को उसके सभी साज सामान, गिली और जॉर्डन के साथ खरीदा है, एक ऐसे अभिजात वर्ग से जिसे इमारत की कोई ज़रूरत नहीं थी और इसकी मरम्मत के लिए पैसे नहीं थे। मैथ्यू भयभीत हो गया था। हालांकि हैमिश के लिए कैड्सो लॉज एक संकेत था कि वह अपनी ग्लासगो जड़ों से इतना ऊपर उठ गया था कि वह किसी अव्यावहारिक चीज पर पैसा खर्च कर सकता था जिसे वह अपने लिए प्यार कर सकता था। हम्फ, मैथ्यू ने गुस्से से कहा। हैमिश ने सोचा कि चिड़चिड़ापन उत्तेजना से बेहतर है। वह अपनी योजना के अगले चरण पर चला गया। रात का खाना 8 बजे है, उन्होंने कहा, भोजन कक्ष में। मैथ्यू को डाइनिंग रूम से नफरत थी, जो भव्य, ऊंची छत वाला और हवादार था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह वैम्पायर को परेशान करता था क्योंकि यह भड़कीला और स्त्रैण था। ये हैमिश का पसंदीदा कमरा था। मैथ्यू ने कराहते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। तुम भूखे हो,
मैथ्यू की त्वचा के रंग और बनावट को देखते हुए हैमिश ने तीखी आवाज में कहा, तुमने आखिरी बार असली खाना कब खाया था? हफ्तों पहले। मैथ्यू ने समय बीतने के प्रति अपनी सामान्य उपेक्षा के साथ कंधे उचका दिए। मुझे याद नहीं है। आज रात तुम वाइन और सूप पी रहे हो। कल तुम क्या खाते हो, ये तुम पर निर्भर है। क्या तुम डिनर से पहले कुछ समय अकेले रहना चाहते हो, या मेरे साथ बिलियर्ड्स खेलने का जोखिम उठाओगे? हैमिश बिलियर्ड्स में बहुत अच्छा था और स्नूकर में तो और भी बेहतर था, जिसे उसने किशोरावस्था में खेलना सीखा था। उसने ग्लासगो के बिलियर्ड्स हॉल में अपना पहला पैसा कमाया था और लगभग किसी को भी हरा सकता था। मैथ्यू ने उसके साथ स्नूकर खेलने से इनकार कर दिया क्योंकि हर बार हारना कोई मज़ा नहीं था, चाहे वह दोस्त से ही क्यों न हो। पिशाच ने उसे कैरमबोल सिखाने की कोशिश की थी, गेंदों और क्यू से जुड़ा पुराना फ्रांसीसी खेल, लेकिन मैथ्यू हमेशा उन खेलों में जीतता था। बिलियर्ड्स समझदारी भरा समझौता था। किसी भी तरह की लड़ाई का विरोध करने में असमर्थ मैथ्यू ने सहमति जताई। मैं कपड़े बदल लूंगा और तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा। हैमिश की फेल्ट कवर वाली बिलियर्ड्स टेबल लाइब्रेरी के सामने वाले कमरे में थी। जब मैथ्यू सफ़ेद शर्ट और जीन्स में आया तो वह स्वेलर और ट्राउज़र में था। पिशाच सफ़ेद कपड़े पहनने से बचता था, जिससे वह भूतिया और भूतिया दिखता था, लेकिन ये उसके पास मौजूद एकमात्र अच्छी शर्ट थी। उसने शिकार की यात्रा के लिए सामान पैक किया था, डिनर पार्टी के लिए नहीं। उसने अपना क्यू उठाया और मेज़ के अंत में खड़ा हो गया। तैयार हो? हामिश ने सिर हिलाया। चलो 1 घंटे तक खेलते हैं, ठीक है। फिर हम ड्रिंक के लिए नीचे चलेंगे। दोनों आदमी अपने अपने क्यू पर झुक गए। मेरे साथ नरमी से पेश आओ, मैथ्यू, हैमिश ने गेंदों को मारने से ठीक पहले बड़बड़ाया। पिशाच ने दूर तक गोली चलाई, कुशन से टकराया और वापस उछला। तिल सफ़ेद ले लो, मैथ्यू ने कहा जब गेंदें लुढ़कना बंद हो गईं और उसकी गेंद सबसे करीब थी। उसने दूसरी गेंद को हथेली में लिया और हैमिश की ओर फेंक दिया। डेमन उसके निशान पर लाल गेंद रख दी और पीछे खड़े हो गए। शिकार की तरह मैथ्यू को भी अंक हासिल करने की जल्दी थी। उसने लगातार 5 खतरनाक शॉट मारे और हर बार लाल गेंद को अलग पॉकेट में डाला। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो, उसने टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा। डेमन ने बिना कोई टिप्पणी किए अपनी पीली गेंद उस पर रख दी। मैथ्यू ने सरल शॉट लगाए जो लाल बेल को पॉकेट में ले गए और साथ ही ऐसे मुश्किल शॉट भी लगाए जिन्हें कैनन कहा जाता है, जो उनकी खासियत नहीं थी। कैनन में हैमिश की पीली गेंद और लाल गेंद दोनों को क्यू के एक ही वार से मारना शामिल था, और इसके लिए न केवल ताकत बल्कि कौशल की भी आवश्यकता थी। तुमने चुड़ैल को कहाँ पाया? मैथ्यू द्वारा पीली और लाल बेलियों को तोप से मार दिए जाने के बाद हैमिश ने सहजता से पूछा। मैथ्यू ने सफ़ेद गेंद वापस ली और अपने अगले शॉट के लिए तैयार हो गया। बोडलियन डेमन की भौहें आश्चर्य से उठ गईं। बोडलियन, तुम कब से नियमित रूप से लाइब्रेरी में आ रहे हो? मैथ्यू ने फाउल किया, उसकी सफ़ेद गेंद कुशन से उछलकर फर्श पर जा गिरी। चूंकि मैं एक कॉन्सर्ट में था और मैंने 2 चुड़ैलों को एक अमेरिकी के बारे में बात करते हुए सुना था, जिसके हाथ एक बहुत पहले खोई हुई पांडुलिपि लग गई थी, उसने कहा। मैं समझ नहीं पाया कि चुड़ैलों को इसकी परवाह क्यों थी। वह अपनी गलती पर नाराज होकर टेबल से पीछे हट गया। हैमिश ने जल्दी से अपने 15 हज़ार्ड्स खेले। मैथ्यू ने अपनी गेंद टेबल पर रखी और हैमिश के स्कोर को चिन्हित करने के लिए चाक उठाया। तो तुम बस वहां चले आए और उससे बातचीत शुरू कर दी ताकि पता लगा सको। डेमन ने एक ही शॉट में तीनों गेंदें जेब में डाल लीं। हाँ, मैं उसे ढूंढने गया था। मैथ्यू ने हैमिश को मेज के चारों ओर घूमते हुए देखा। मैं उत्सुक था, क्या वह तुम्हें देखकर खुश थी? हैमिश ने धीरे से पूछा और एक और मुश्किल शॉट बनाया। वह जानता था कि पिशाच, चुड़ैलें और दानव शायद ही कभी मिलते जुलते हों। वे समान प्राणियों के घनिष्ठ घेरे में समय बिताना पसंद करते थे। मैथ्यू के साथ उसकी दोस्ती अपेक्षाकृत दुर्लभ थी, और हैमिश के दानव मित्रों को लगा कि पिशाच को इतना करीब आने देना पागलपन है। इस तरह की रात में उसे लगा कि शायद उनकी बात सही हो। बिल्कुल नहीं। डायना पहले तो डर गई थी,
हालांकि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी आंखों में आंखें डालीं। उसकी आंखें असाधारण रूप से नीली और सुनहरी और हरी और ग्रे हैं, मैथ्यू ने सोचा। बाद में वह मुझे मारना चाहती थी। वह बहुत गुस्से में थी। हेमिश ने अपनी हंसी दबा ली। बोडलियन में पिशाच द्वारा घात लगाए जाने पर यह एक उचित प्रतिक्रिया लगती है। उसने मैथ्यू के प्रति दयालु होने और उसे जवाब से बचाने का फैसला किया। डेमन ने अपनी पीली गेंद को लाल गेंद के ऊपर से मारा, जानबूझकर उसे इतना छुआ कि लाल गेंद आगे की ओर चली गई और उससे टकरा गई। धिक्कार है, उसने कराहते हुए कहा। एक बेईमानी। मैथ्यू मेज पर वापस आया, कुछ खतरनाक हथियार चलाए तथा एक दो तोपों से हमला करने की कोशिश की। क्या तुमने एक दूसरे को लाइब्रेरी के बाहर देखा है? हेमिश ने पूछा जब पिशाच ने अपना कुछ हिस्सा वापस पा लिया था। मैं उसे ज्यादा नहीं देखता, असल में लाइब्रेरी में भी नहीं। मैं एक हिस्से में बैठता हूँ और वह दूसरे हिस्से में। हालांकि मैं उसे नाश्ते पर ले गया हूँ और अमीरा से मिलने ओल्ड लॉज भी। हामिश ने बड़ी मुश्किल से अपना जबड़ा बंद रखा। मैथ्यू कई सालों से महिलाओं को जानता था, लेकिन उन्हें ओल्ड लॉज में नहीं ले गया था। और लाइब्रेरी के विपरीत छोर पर बैठने में क्या दिक्कत थी? यदि आप उसमें रुचि रखते हैं, तो क्या लाइब्रेरी में उसके बगल में बैठना आसान नहीं होगा? मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैथ्यू का इशारा सफ़ेद गेंद में फट गया। मुझे पांडुलिपि चाहिए। मैं 100 साल से ज्यादा समय से इसे पाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने बस पर्ची डाली और वह ढेर से ऊपर आ गई। उसकी आवाज़ ईर्ष्या से भरी थी। क्या पांडुलिपि? मैथ। हामिश धैर्य रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन आदान प्रदान तेजी से असहनीय होता जा रहा था। मैथ्यू पैसे बांटने वाले कंजूस की तरह जानकारी दे रहा था। तेज दिमाग वाले डेमॉन के लिए उन प्राणियों से निपटना बेहद कष्टदायक था जो किसी भी चीज पर विचार नहीं करते थे। एक दशक से छोटे समय का विभाजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह एक रसायन विज्ञान संबंधी पुस्तक है जो एलियास एशमोल की है। डायना बिशप रसायन विज्ञान की एक बहुत ही प्रतिष्ठित इतिहासकार हैं। मैथ्यू ने गेंदों को बहुत जोर से मारकर फिर से फाउल किया। हेमिश ने गेंदों को फिर से देखा और अंक बटोरना जारी रखा, जबकि उसका दोस्त शांत हो गया। अंत में जॉर्डन उन्हें ये बताने आया कि नीचे पे उपलब्ध हैं। स्कोर क्या है? हेमिश ने चाक के निशानों को देखा। उसे पता था कि वह जीत गया है, लेकिन सज्जनतापूर्ण बात यह थी कि वह पूछे या मैथ्यू ने उसे ऐसा बताया था। आप जीत गए, बेशक। मैथ्यू कमरे से बाहर निकल गया और सीढ़ियों से नीचे उतरा, जो कि मनुष्य की गति से कहीं अधिक थी। जॉर्डन ने पॉलिश किए गए चरणों को चिंता से देखा। प्रोफेसर क्लेयरमोंट का दिन मुश्किल है, जॉर्डन। ऐसा ही प्रतीत होता है, बेला ने बड़बड़ाया। बेहतर होगा कि आप एक और बोतल रेड वाइन ले आएं, रात लंबी होने वाली है। उन्होंने लॉज के रिसेप्शन एरिया में ड्रिंक्स पी। इसकी खिड़कियां बगीचों की ओर खुलती थीं, जो अभी भी व्यवस्थित क्लासिकल पाटा में रखे गए थे, इस तथ्य के बावजूद कि उनके अनुपात एक शिकार लॉज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे। वे बहुत भव्य थे, वे एक महल के थे, न कि किसी फॉयली के। चिमनी के सामने, हाथ में पेय पदार्थ लिए, हामिश आखिरकार रहस्य के केंद्र में अपना रास्ता बना सका। मुझे डायना की इस पांडुलिपि के बारे में बताओ। मैथ्यू में वास्तव में क्या है? दार्शनिक पत्थर की विधि जो शीशे को सोने में बदल देती है। हेमिश की आवाज में हल्का सा मजाक था। जीवन के एल्बीर को गढ़ने के निर्देश ताकि आप नश्वर को अमर शरीर में बदल सकें। जैसे ही मैथ्यू की आंखें उसकी ओर बढ़ीं, डेमन ने चिढ़ाना बंद कर दिया। तुम गंभीर नहीं हो, हेमिश ने चौंकते हुए फुसफुसाया। दार्शनिक का पत्थर सिर्फ एक किंवदंती थी, जैसे पवित्र ग्रिल या अटलांटिस। ये संभवतः वास्तविक नहीं हो सकता। देर से उसे एहसास हुआ कि पिशाच, दानव और चुड़ैलें भी वास्तविक नहीं हैं। क्या ऐसा लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मैथ्यू ने पूछा। नहीं, डेमन कांप उठा। मैथ्यू को हमेशा से यकीन था कि वह अपने वैज्ञानिक कौशल का इस्तेमाल करके ये पता लगा सकता है कि पिशाचों को मौत और क्षय से बचाने वाली कौन सी चीज़ है। दार्शनिक पत्थर उन सपनों में अच्छी तरह से फिट बैठता है।
ये खोई हुई किताब है, मैथ्यू ने गंभीरता से कहा। मुझे पता है। अधिकांश प्राणियों की तरह हामिश ने भी कहानियां सुनी थीं। एक संस्करण में कहा गया था कि चुड़ैलों ने पिशाचों से एक कीमती किताब चुराई थी, एक ऐसी किताब जिसमें अमरता का रहस्य छिपा था। दूसरे ने दावा किया कि पिशाचों ने चुड़ैलों से एक प्राचीन जादू की किताब छीन ली थी और फिर उसे खो दिया था। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि यह कोई जादू की किताब नहीं थी, बल्कि पृथ्वी पर सभी 4 मानव प्रजातियों के मूल लक्षणों को कवर करने वाली एक किताब थी। मैथ्यू के पास इस बारे में अपने सिद्धांत थे कि पुस्तक में क्या हो सकता है, पिशाचों को मारना इतना कठिन क्यों था, तथा प्रारंभिक मानव और प्राणियों के इतिहास के विवरण इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा थे। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह कीमिया पांडुलिपि तुम्हारी किताब है? उसने पूछा। जब मैथ्यू ने सिर हिलाया तो हैमिश ने आह भरते हुए अपनी सांस छोड़ी। कोई आश्चर्य नहीं कि चुड़ैलें गपशप कर रही थीं। उन्हें कैसे पता चला कि डायना ने इसे पाया है? मैथ्यू ने उग्र स्वर में कहा, कौन जानता है या परवाह करता है? समस्या तब शुरू हुई जब वे अपना मुंह बंद नहीं रख सके। हामिश को एक बार फिर याद आया कि मैथ्यू और उसके परिवार को वास्तव में चुड़ैलें पसंद नहीं थीं। रविवार को उनकी बातें सुनने वाला मैं अकेला नहीं था, अन्य पिशाचों ने भी ऐसा ही सुना था। और फिर डेमन्स को लगा कि कुछ दिलचस्प हो रहा है और अब ऑक्सफोर्ड जीवों से भरा पड़ा है। डेमन ने कहा, क्या गड़बड़ है? क्या सत्र शुरू होने वाला नहीं है? अगला नंबर इंसानों का होगा। वे झुंड में वापस आने वाले हैं। ये और भी बुरा हो सकता है। मैथ्यू का चेहरा गंभीर था। पांडुलिपि खोई नहीं थी, ये जादू के प्रभाव में थी और डायना ने इसे तोड़ दिया। फिर उसने इसे वापस स्टैक में भेज दिया और इसे वापस लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। और मैं अकेला नहीं हूँ जो उसके ऐसा करने का इंतजार कर रहा हूँ। मैथ्यू, हामिश ने तनावपूर्ण स्वर में कहा, क्या तुम उसे अन्य चुड़ैलों से बचा रहे हो? ऐसा लगता है कि वह अपनी शक्ति को नहीं पहचानती। इससे वह खतरे में पड़ जाती है। मैं उन्हें पहले उस तक पहुंचने नहीं दे सकता। मैथ्यू अचानक बेचैनी से कमजोर लगने लगा। ओह मैड, हैमिश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आपको डायना और उसके अपने लोगों के बीच हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप केवल और अधिक परेशानी पैदा करेंगे। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा, कोई भी चुड़ैल बिशप के प्रति खुले तौर पर शत्रुतापूर्ण नहीं होगी। उसका परिवार बहुत पुराना और प्रतिष्ठित है। आजकल जीव जंतु आत्मरक्षा के अलावा एक दूसरे को नहीं मारते। उनकी दुनिया में आक्रामकता को नापसंद किया जाता था। मैथ्यू ने हैमिश को बताया था कि पुराने दिनों में ये कैसा होता था, जब खून खराबा और प्रतिशोध की भावनाएं भड़की हुई थीं और जीव जंतु लगातार इंसानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। दानव अव्यवस्थित हैं और पिशाच मुझे मात देने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन चुड़ैलों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैथ्यू उठा और अपनी शराब लेकर चिमनी के पास गया। डायना बिशप को रहने दो, हैमिश ने सलाह दी। इसके अलावा अगर यह पांडुलिपि जादू से प्रभावित है तो आप इसकी जांच नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसा करूंगा यदि वो मेरी मदद करेगी, मैथ्यू ने धोखे से सहज स्वर में कहा तथा आग में घूरने लगा। मैथ्यू, डेमन ने उसी आवाज में कहा जिस आवाज में वह अपने कनिष्ठ सहयोगियों को बताता था कि वे कब मुश्किल में फंस गए हैं। चुड़ैल और पांडुलिपि को अकेला छोड़ दो। पिशाच ने अपना वाइन ग्लास सावधानी से मेंटल पर रखा और दूर चला गया। मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ, हैमिश, मैं उसके लिए तरस रहा हूँ। ये शब्द कहने से भी भूख फैल गई। जब भूख केंद्रित हो जाती है, इस तरह से आग्रहपूर्ण हो जाती है, तो कोई भी खून काम नहीं आता। उसके शरीर ने कुछ और खास की मांग की। अगर वह केवल इसका स्वाद ले पाता, डायना का स्वाद, तो वह संतुष्ट हो जाता और दर्दनाक लालसा कम हो जाती। हामिश ने मैथ्यू के तनावग्रस्त कंधों का अध्ययन किया। उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि उसका दोस्त डायना बिशप को चाहता था। एक पिशाच को संभोग करने के लिए किसी और प्राणी या किसी और चीज से ज्यादा किसी और प्राणी की इच्छा करनी पड़ती है, और लालसाएं इच्छा में निहित होती हैं।
हामिश को पक्का संदेह था कि मैथ्यू अपनी पिछली उत्साही घोषणाओं के बावजूद कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने में असमर्थ था जो उस तरह की भावना को जगा सके, संभोग कर रहा था। तो फिर इस समय आप जिस असली समस्या का सामना कर रहे हैं वह चुड़ैली या डायना नहीं है। और यह निश्चित रूप से कोई प्राचीन पांडुलिपि नहीं है जिसमें आपके सवालों के जवाब हो भी सकते हैं और नहीं भी। हेमिश ने आगे बोलने से पहले अपने शब्दों को समझने की कोशिश की। क्या आपको एहसास है कि आप उसका शिकार कर रहे हैं? पिशाच ने राहत की सांस ली, क्योंकि यह बात जोर से कही गई थी। मुझे पता है, जब वह सो रही थी तो मैं उसकी खिड़की में चढ़ गया था। जब वह भाग रही होती है तो मैं उसका पीछा करता हूँ। वह मेरी मदद करने की कोशिशों का विरोध करती है, और जितना अधिक वह करती है, मुझे उतनी ही भूख लगती है। वह इतना हैरान दिख रहा था कि हामिश को अंदर से काटना पड़ा। मुस्कुराने से बचने के लिए उसने अपने होंठ बंद कर लिए। मैथ्यू की महिलाएं आमतौर पर उसका विरोध नहीं करती थीं। वे वही करती थीं जो वह उन्हें करने के लिए कहता था, उसके अच्छे रूप और आकर्षण से चकित होकर। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मोहित हो गई थी। लेकिन मुझे डायना के खून की जरूरत नहीं है, शारीरिक रूप से नहीं। मैं इस लालसा के आगे नहीं झुकूंगा। उसके आसपास रहना कोई समस्या नहीं है। मैथ्यू का चेहरा मुरझा गया। अप्रत्याशित रूप से, मैं क्या कह रहा हूँ? हम एक दूसरे के पास नहीं रह सकते। हम ध्यान आकर्षित करेंगे। जरूरी नहीं। हमने साथ में काफी समय बिताया है और किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, हेमिश ने बताया। अपनी दोस्ती के शुरुआती सालों में दोनों ने जिज्ञासु आंखों से अपने मतभेदों को छिपाने के लिए संघर्ष किया था। वे अलग अलग इतने प्रतिभाशाली थे कि मानवीय रुचि को आकर्षित कर सकते थे। जब वे साथ होते थे तो उनके काले सिर डिनर पर मजाक करने के लिए झुके होते थे या सुबह के शुरुआती घंटों में अपने पैरों के पास खाली शैंपेन की बोतलों के साथ चौक पर बैठे होते थे, जिन्हें अनदेखा करना असंभव था। यह एक ही बात नहीं है और आप ये जानते हैं। मैथ्यू ने अधीरता से कहा। ओह हाँ, मैं भूल गया। हेमिश के लेम्पर ने झपट्टा मारा। किसी को परवाह नहीं है कि डेमोन क्या करते हैं, लेकिन एक पिशाच और मैं एक चुड़ैल, यह महत्वपूर्ण है। आप इस दुनिया में महत्वपूर्ण प्राणी हैं। हेमिश, मैथ्यू ने विरोध किया। तुम्हें पता है कि मैं ऐसा महसूस नहीं करता। मैथ्यू, तुम में राक्षसों के प्रति पिशाच जैसी घृणा है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चुड़ैलों के प्रति भी घृणा है। इस चुड़ैल को बिस्तर पर ले जाने से पहले सोचो कि तुम दूसरे प्राणियों के बारे में क्या सोचते हो। मैथ्यू ने तीखी आवाज में कहा, मेरा डायना को बिस्तर पर ले जाने का कोई इरादा नहीं है। खाना परोस दिया गया है, सर। जॉर्डन कुछ देर से दरवाजे पर खड़ा था, किसी ने उसे नहीं देखा। भगवान का शुक्र है, हेमिश ने राहत भरी आवाज में कहा और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अगर पिशाच अपना ध्यान बातचीत और किसी और चीज पर लगाए रखता तो उसे संभालना आसान होता। डाइनिंग रूम में एक विशाल टेबल के एक छोर पर बैठे हुए, जिसे घर में पार्टी करने वाले मेहमानों को खिलाने के लिए डिजाइन किया गया था, हेमिश ने कई कोर्स में से पहला कोर्स खाया, जबकि मैथ्यू ने सूप के चम्मच से तब तक खेला जब तक उसका खाना ठंडा नहीं हो गया। पिशाच कटोरे पर झुका और सूंघने लगा। मशरूम और शेरी, उसने पूछा। हाँ, जॉर्डन कुछ नया आजमाना चाहता था, और चूंकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको आपत्तिजनक लगे, इसलिए मैंने उसे ऐसा करने दिया। मैथ्यू को कैटजो लॉज में आमतौर पर अतिरिक्त भोजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जॉर्डन सूप बनाने में माहिर था, और हेमिश को अकेले खाना उतना ही पसंद नहीं था जितना उसे अकेले पीना पसंद था। मुझे खेद है, हेमिश, मैथ्यू ने अपने मित्र को खाते हुए देखकर कहा। मैं तुम्हारी माफ़ी स्वीकार करता हूँ, मैड, हामिश ने सूप का चम्मच अपने मुंह के पास रखते हुए कहा। लेकिन तुम कल्पना नहीं कर सकते कि एक दानव या चुड़ैल होना स्वीकार करना कितना मुश्किल है। पिशाचों के मामले में यह निश्चित और निर्विवाद है। तुम पिशाच नहीं हो, और फिर तुम पिशाच हो। कोई सवाल नहीं, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। हम में से बाकी लोगों को इंतजार करना होगा, देखना होगा और आश्चर्य करना होगा। तुम्हारी पिशाच श्रेष्ठता को स्वीकार करना दोगुना मुश्किल बना देता है।
मैथ्यू चम्मच के हैंडल को अपनी उंगलियों में डंडे की तरह घुमा रहा था। चुड़ैलें जानती हैं कि वे चुड़ैल हैं। वे बिल्कुल भी राक्षसों जैसी नहीं हैं, उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। हेमिश ने अपना चम्मच नीचे रखा और अपना वाइन ग्लास काट दिया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि माता पिता के रूप में चुड़ैल होने की कोई गारंटी नहीं है। आप बिल्कुल साधारण हो सकते हैं, या आप अपने पालने को आग लगा सकते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि आपकी शक्तियां कब और कैसे प्रकट होने वाली हैं। मैथ्यू के विपरीत हेमिश का एक दोस्त था जो चुड़ैल था। जेनिन ने उसके बाल बनाए, जो पहले कभी इतने अच्छे नहीं लगे थे, और उसने अपना खुद का स्किन लोशन बनाया, जो चमत्कार से कम नहीं था। उसे संदेह था कि जादू टोना शामिल था, हालांकि ये पूरी तरह से आश्चर्य की बात नहीं है। मैथ्यू ने जोर देकर कहा, अपने चम्मच में थोड़ा सूप डाला और भरोसा करने के लिए परिवार के सदियों पुराने इतिहास को लहराया। ये वैसा कुछ नहीं है जैसा कि आपने किशोरावस्था में अनुभव किया था। इसे और अधिक शांत करने के लिए इसे थोड़ा सा हिलाया। डायना ने, मैंने बहुत आनंद लिया, हेमिश ने कहा, तथा कुछ राक्षसी युवावस्था की कहानियों को याद किया, जिनके बारे में वह वर्षों से जानता था। जब हेमिश 12 साल का था, तो एक दोपहर में ही उसकी जिंदगी में उथल-पुथल मच गई थी। उसे लंबे स्कॉटिश शरद ऋतु के दौरान एहसास हुआ कि वह अपने शिक्षकों से कहीं ज्यादा होशियार था। 12 साल की उम्र तक पहुंचने वाले ज्यादातर बच्चों को इस बात का संदेह होता है, लेकिन हेमिश को ये बात बहुत परेशान करने वाली निश्चितता के साथ पता थी। उसने बीमारी का बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी ले ली और जब ये काम नहीं आया, तो उसने अपना स्कूल का काम जल्दी से जल्दी पूरा किया और सामान्य जीवन का दिखावा करना छोड़ दिया। हताश होकर उसके स्कूल मास्टर ने यूनिवर्सिटी के गणित विभाग से किसी को हेमिश की उन समस्याओं को मिनटों में हल करने की परेशानी भरी क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए भेजा, जिन्हें हल करने में उसके स्कूल के साथी एक हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक उलझे रहते थे। जैक वॉटसन, ग्लासगो विश्वविद्यालय के एक युवा डेमोन, जिसके लाल बाल और चमकदार नीली आंखें थीं, ने एल्फिन हेमिश ओसबोर्न को एक नज़र देखा और उसे संदेह हुआ कि वह भी एक डेमोन था। औपचारिक मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद, जिसने अपेक्षित दस्तावेजी सबूत पेश किए कि हेमिश एक गणितीय विलक्षण व्यक्ति था जिसका दिमाग सामान्य मापदंडों के भीतर फिट नहीं बैठता था, वॉटसन ने उसे विश्वविद्यालय में व्याख्यान में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने प्रधानाध्यापक को ये भी समझाया कि बच्चे को एक सामान्य कक्षा में बिना आगजनी या समान रूप से विनाशकारी बने समायोजित नहीं किया जा सकता। उसके बाद, वॉटसन ने ऑसबोन्स के साधारण घर का दौरा किया और आश्चर्यचकित परिवार को बताया कि काम कैसे होता है और वास्तव में इसमें किस प्रकार के जीव हैं। पसी ऑसबोर्न, जो एक कट्टर प्रेस्बिटेरियन पृष्ठभूमि से थे, ने कई अलौकिक और अलौकिक प्राणियों की धारणा का विरोध किया जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें यह नहीं बताया कि उन्हें चुड़ैलों में विश्वास करने के लिए पाला गया था, तो राक्षसों और पिशाचों में भी क्यों नहीं। हेमिश रो पड़े। रेलेफ के साथ, अब वह बिल्कुल अकेला महसूस नहीं कर रहा था। उसकी माँ ने उसे जोर से गले लगाया और कहा कि उसे हमेशा से पता था कि वह खास है। जब वॉटसन अभी भी अपने पति और बेटे के साथ इलेक्ट्रिक फायर के सामने बैठकर चाय पी रही थी, जेसिका ऑसबोर्न ने सोचा कि वह हेमिश के जीवन के अन्य पहलुओं पर बात करने का अवसर ले सकती है जो उसे अलग महसूस करा सकते हैं। उसने अपने बेटे को चॉकलेट बिस्किट पर बताया कि वह ये भी जानती है कि वो पड़ोस की लड़की से शादी करने की संभावना नहीं है, जो उस पर मोहित थी। इसके बजाय हेमिश उस लड़की के बड़े भाई की ओर आकर्षित हुआ, जो 15 साल का एक तगड़ा लड़का था जो पड़ोस के किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में फुटबॉल को दूर तक किक कर सकता था। न तो पसी और न ही जैक इस रहस्योद्घाटन से दूर से भी हैरान या परेशान दिखे। फिर भी, मैथ्यू ने गुनगुने सूप की पहली चुस्की लेने के बाद कहा, डायना के पूरे परिवार ने उससे चुड़ैल होने की उम्मीद की होगी और वह थी भी, चाहे वह जादू का इस्तेमाल करे या नहीं। चाहे वह, मुझे लगता है कि यह उतना ही बुरा होगा जितना कि अज्ञानी लोगों के बीच रहना। क्या आप दबाव की कल्पना कर सकते हैं? उस भयानक भावना का तो जिक्र ही न करें कि आपका जीवन आपका नहीं है। हेमिश कांप उठा। मैं अंधी अज्ञानता को प्राथमिकता दूंगा। मैथ्यू ने झिझकते हुए पूछा, आपको कैसा महसूस हुआ
जब पहली बार आप जागे और आपको पता चला कि आप एक डेमन हैं। पिशाच आमतौर पर ऐसे व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछता था, जैसे कि रेबोन होना, हैमिश ने कहा। ये हर तरह से उतना ही शक्तिशाली और भ्रमित करने वाला था, जितना कि जब आप खून की लालसा में जागते हैं और घास को पत्ती दर पत्ती उगते हुए सुनते हैं। सब कुछ अलग दिखता था, सब कुछ अलग महसूस होता था। ज्यादातर समय मैं लॉटरी जीतने वाले मूर्ख की तरह मुस्कुराता था और बाकी समय मैं अपने कमरे में रोता था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर यकीन था, आप जानते हैं, वास्तव में तब तक यकीन था जब तक कि आप मुझे अस्पताल में नहीं ले गए। मैथ्यू ने हैमिश को पहला जन्मदिन उपहार दिया, जब वे दोस्त बन गए, जिसमें क्रुब की एक बोतल और जॉन रेडिक्लिफ की यात्रा शामिल थी। वहां मैथ्यू ने हैमिश को एमआरआई के लिए भेजा जबकि पिशाच ने उससे कई सवाल पूछे। उसके बाद उन्होंने हैमिश के स्कैन की तुलना स्टाफ के एक प्रसिद्ध ब्रेन सर्जन के स्कैन से की। दोनों शैंपेन पी रहे थे और डेमन अभी भी सर्जिकल गाउन में था। हैमिश ने मैथ्यू को बार बार स्कैन चलाने को कहा, इस बात से मोहित होकर कि कैसे उसका मस्तिष्क पिनबॉल मशीन की तरह काम करता है, यहाँ तक कि जब वह बुनियादी सवालों के जवाब दे रहा था। अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन का उपहार रहा जो उसे मिला था। आपने जो मुझे बताया है, उसके अनुसार डायना की हालत वैसी ही है जैसी मैं एमआरआई से पहले थी, हैमिश ने कहा। वह जानती है कि वह एक चुड़ैल है, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि वह झूठ बोल रही है। वह झूठ बोल रही है, मैथ्यू ने सूप का एक और घूंट लेते हुए कहा। डायना दिखावा कर रही है कि वह इंसान है। क्या ये जानना दिलचस्प नहीं होगा कि ऐसा क्यों है? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रह सकते हैं? आपको झूठ पसंद नहीं है। मैथ्यू विचारशील दिखे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ और भी है, हैमिश ने आगे कहा। जो व्यक्ति झूठ को उतना ही नापसंद करता है जितना कि आप बहुत सारे रहस्य रखते हैं। अगर आपको किसी भी कारण से इस चुड़ैल की जरूरत है, तो आपको उसका विश्वास जीतना होगा। और ऐसा करने का एकमात्र तरीका उसे ऐसी बातें बताना है जो आप नहीं चाहते कि वह जाने। उसने आपकी सुरक्षात्मक प्रवृत्ति को जगा दिया है और आपको उनसे लड़ना होगा। मैथ्यू जब स्थिति पर विचार कर रहा था, तब हैमिश ने बातचीत का रुख शहर और सरकार में हुई हालिया आपदाओं की ओर मोड़ दिया। वित्त और नीति की पेचीदगियों में उलझकर वे और अधिक चिंतित हो गए। मुझे लगता है कि आपने वेस्टमिंस्टर में हुई हत्याओं के बारे में सुना होगा। जब मैथ्यू पूरी तरह से सहज हो गया तो हैमिश ने कहा, नहीं, किसी को तो इस पर रोक लगानी होगी। अब हैमिश ने पूछा, यह अभी मेरा काम नहीं है। हैमिश को पता था कि मैथ्यू के पास हत्याओं के बारे में एक सिद्धांत है जो उसके वैज्ञानिक शोध से जुड़ा हुआ है। क्या आपको अब भी लगता है कि हत्याएं इस बात का संकेत हैं कि पिशाच खत्म हो रहे हैं? हाँ, मैथ्यू ने कहा। मैथ्यू को यकीन था कि जीव धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। हैमिश ने पहले तो अपने दोस्त की परिकल्पना को खारिज कर दिया था, लेकिन उसे लगने लगा था कि मैथ्यू सही हो सकता है। वे बातचीत के कम परेशान करने वाले विषयों पर लौट आए और रात के खाने के बाद ऊपर चले गए। डेमन ने लॉज के अनावश्यक स्वागत कक्षों में से एक को बैठक कक्ष और एक शयन कक्ष में विभाजित कर दिया था। बैठक कक्ष में नक्काशीदार हाथीदांत और आबनूस के टुकड़ों के साथ एक बड़ी, प्राचीन शतरंज की बिसात थी, जिसे सभी अधिकारों के अनुसार एक संग्रहालय में सुरक्षात्मक कांच के नीचे रखा जाना चाहिए, न कि एक ड्राफ्टी शिकार लॉज में। एमआरआई की तरह, शतरंज का सेट मैथ्यू से एक उपहार था। शतरंज खेलने और अपने काम पर चर्चा करने जैसी लंबी शामों के दौरान उनकी दोस्ती गहरी हो गई थी। एक रात मैथ्यू ने हैमिश को अपने पिछले कारनामों की कहानियां सुनानी शुरू की। अब मैथ्यू क्लेयरमोंट के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था जो डेमन को पता न हो, और वैम्पायर ही एकमात्र ऐसा प्राणी था जिससे हैमिश कभी मिला था जो उसकी शक्तिशाली बुद्धि से भयभीत नहीं था। हैमिश अपनी आदत के अनुसार काले मोहरों के पीछे बैठ गए। क्या हमने अपना आखिरी खेल समाप्त कर लिया? मैथ्यू ने साफ सुथरे ढंग से व्यवस्थित बोर्ड को देखकर आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा। हाँ, तुम जीत गए, हैमिश ने अपने दोस्त की दुर्लभ, चौड़ी मुस्कान को अपनाते हुए संक्षेप में कहा। दोनों ने अपनी अपनी गोटियां हिलानी शुरू कर दी,
मैथ्यू ने अपना समय लिया और हैमिश ने जब अपनी बारी आई तो तेजी से और निर्णायक ढंग से गोटियां हिलाईं। आग की चिंगारी और घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई आवाज नहीं थी। 1 घंटे के खेल के बाद हामिश अपनी योजना के अंतिम चरण में चले गए। एक सवाल है। अपने दोस्त के अगले कदम का इंतजार करते हुए उसकी आवाज सावधान थी। क्या तुम चुड़ैल को बेचने के लिए चाहते हो या उस पांडुलिपि पर उसकी शक्ति के लिए? मुझे उसकी शक्ति नहीं चाहिए, मैथ्यू ने गुस्से में कहा, अपने रुख के साथ एक गलत निर्णय लिया जिसे हैमिश ने तुरंत पकड़ लिया। उसने अपना सिर झुका लिया, पहले से कहीं ज्यादा एक पुनर्जागरण देवदूत की तरह लग रहा था जो किसी दिव्य रहस्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। क्राइस्ट, मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ। हामिश यथासंभव शांत बैठा रहा। मुझे लगता है कि तुम ऐसा ही सोचते हो, मैट। मैथ्यू ने एक मोहरा आगे बढ़ाया और कोई जवाब नहीं दिया। ऑक्सफोर्ड के अन्य प्राणी, हैमिश ने आगे कहा, यदि वे अभी तक नहीं जानते हैं तो उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि आपकी रुचि इस पुरानी पुस्तक से कहीं अधिक में है। आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? मुझे नहीं मालूम, पिशाच फुसफुसाया। प्यार, उसका स्वाद चखना, उसे अपना जैसा बनाना, मैथ्यू ने गुर्राया। बहुत प्रभावशाली, हामिश ने ऊब भरे स्वर में कहा। इस सब के बारे में मुझे बहुत कुछ समझ नहीं आया, हैमिश, लेकिन 3 बातें हैं जो मैं जानता हूँ। मैथ्यू ने जोर देकर कहा, अपने पैरों के पास से अपना वाइन ग्लास उठाते हुए। मैं उसके खून की इस लालसा के आगे नहीं झुकूंगा। मैं उसकी शक्ति को नियंत्रित नहीं करना चाहता, और मैं निश्चित रूप से उसे पिशाच नहीं बनाना चाहता। वो इस विचार से कांप उठा। अब बचता है प्यार, तो फिर आपके पास आपका जवाब है। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। मैथ्यू ने शराब का घूंट निगल लिया। मैं वह चाहता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए, और मैं किसी ऐसे व्यक्ति को चाहता हूँ जो मुझे कभी नहीं मिल सकता। तुम्हें डर नहीं है कि तुम उसे चोट पहुँचाओगे? हैमिश ने धीरे से पूछा, तुम्हारे पहले भी गर्म खून वाली महिलाओं के साथ संबंध रहे हैं, और तुमने उनमें से किसी को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाया है। मैथ्यू का भारी क्रिस्टल वाइन का प्याला 2 टुकड़ों में टूट गया। कटोरा फर्श पर गिर गया, लाल वाइन कालीन पर फैल गई। हैमिश ने पिशाच की तर्जनी और अंगूठे के बीच पाउडर वाले कांच की चमक देखी। ओह, मैट, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हैमिश ने अपने चेहरे पर झल्लाहट दिखाते हुए कहा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसके आश्चर्य का एक कण भी स्पष्ट नहीं हो। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? मैथ्यू ने अपने हाथों को घूरते हुए अपनी उंगलियों के बीच टुकड़ों को तब तक घिसा जब तक कि वे कांच और खून के मिश्रण से लाल काले रंग के नहीं हो गए। तुम्हें हमेशा मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा था, तुम्हें पता है। वह कौन थी? उसका नाम एलेनोर था। मैथ्यू नाम पर लड़खड़ा गया। उसने अपने हाथ की पीठ को अपनी आंखों पर मारा, उसके चेहरे की छवि को अपने दिमाग से मिटाने का एक निरर्थक प्रयास। मेरे भाई और मैं लड़ रहे थे। अब मुझे ये भी याद नहीं है कि बहस किस बारे में थी। तब मैं उसे अपने नंगे हाथों से नष्ट करना चाहता था। एलेनोर ने मुझे तर्क समझाने की कोशिश की। वह हमारे बीच आ गई और पिशाच की आवाज टूट गई। उसने अपनी पहले से ठीक हो चुकी उंगलियों से खून के अवशेषों को साफ करने की जहमत उठाए बिना अपना सिर हिलाया। मैं उससे बहुत प्यार करता था और मैंने उसे मार डाला। ये कब हुआ? हैमिश ने फुसफुसाकर पूछा। मैथ्यू ने अपने हाथ नीचे किए, अपनी लंबी, मजबूत उंगलियों का अध्ययन करने के लिए उन्हें घुमाया। सदियों पहले। कल। इससे क्या फर्क पड़ता है? उसने समय के प्रति एक पिशाच की उपेक्षा के साथ पूछा। ये बहुत मायने रखता है यदि आपने ये गलती तब की थी जब आप एक नए पिशाच थे और अपनी प्रवृत्ति और अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे। फिर यह भी मायने रखेगा कि मैंने एक और महिला, सिसिलिया मार्टिन को 1 सदी से भी ज्यादा पहले मार डाला था। तब मैं कोई नया पिशाच नहीं था। मैथ्यू अपनी कुर्सी से उठा और खिड़कियों की तरफ चला गया। वह रात के अंधेरे में भागकर गायब हो जाना चाहता था ताकि उसे हैमिश की आंखों में खौफ न देखना पड़े। क्या और भी हैं? हैमिश ने तीखी आवाज में पूछा। मैथ्यू ने अपना सिर हिलाया। 2 ही काफी हैं, तीसरा नहीं हो सकता, कभी नहीं। मुझे सिसिलिया के बारे में बताओ, हैमिश ने अपनी कुर्सी पर आगे झुकते हुए आदेश दिया।
वो एक बैंकर की पत्नी थी, मैथ्यू ने अनिच्छा से कहा। मैंने उसे ओपेरा में देखा और उस पर मोहित हो गया। उस समय पेरिस में हर कोई किसी और की पत्नी पर मोहित था। उसकी उंगली ने उसके सामने कांच के शीशे पर एक महिला के चेहरे की रूपरेखा को दर्शाया। मुझे ये चुनौती नहीं लगी। मैं केवल उसका स्वाद लेना चाहता था। उस रात मैं उसके घर गया, लेकिन एक बार जब मैंने शुरू किया तो मैं रुक नहीं सका। और फिर भी मैं उसे मरने नहीं दे सकता था। वह मेरी थी और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने समय रहते ही लीडिंग बंद कर दी। उसे पिशाच बनना बिल्कुल पसंद नहीं था। इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, सिसिलिया जलते हुए घर में चली गई। हामिश ने भौहें सिकोड़ी। तो तुमने उसे नहीं मारा, मैट? उसने खुद को मार डाला। मैंने उस पर तब तक वार किया जब तक वह मौत के कगार पर नहीं पहुंच गई। उसे मेरा खून पीने के लिए मजबूर किया और उसकी अनुमति के बिना उसे एक प्राणी में बदल दिया क्योंकि मैं स्वार्थी और डरा हुआ था। उसने गुस्से में कहा। मैंने उसे किस तरह नहीं मारा? मैंने उसकी जान, उसकी पहचान, उसकी जीवंतता छीन ली। यही मौत है, हैमिश। तुमने मुझसे यह बात क्यों छिपाई? हामिश ने इस बात की परवाह न करने की कोशिश की कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने ऐसा किया है, लेकिन यह मुश्किल था। यहाँ तक कि पिशाचों को भी शर्म आती है, मैथ्यू ने कसकर कहा। मुझे खुद से नफरत है और मुझे भी नफरत होनी चाहिए मैंने उन महिलाओं के साथ जो किया। इसलिए तुम्हें रहस्य रखना बंद करना होगा, मैट। वे तुम्हें अंदर से नष्ट कर देंगे। हैमिश ने आगे बोलने से पहले सोचा कि वह क्या कहना चाहता था। तुमने एलिनोर और सिसिलिया को मारने की योजना नहीं बनाई थी। तुम हत्यारे नहीं हो। मैथ्यू ने अपनी उंगलियों को सफ़ेद रंग की खिड़की के फ्रेम पर टिका दिया और अपने माथे को कांच के ठंडे शीशों से दबाया। जब वह बोला तो उसकी आवाज़ सपाट और मृत थी। नहीं, मैं एक राक्षस हूँ। एलिनोर ने मुझे इसके लिए माफ़ कर दिया। सेसिला ने कभी नहीं किया। तुम कोई राक्षस नहीं हो, मैथ्यू की आवाज़ से चिंतित होकर हैमिश ने कहा। शायद नहीं, लेकिन मैं खतरनाक हूँ। वह मुड़ा और हामिश का सामना किया, खास तौर पर डायना के सामने। एलिनोर ने भी मुझे ऐसा महसूस नहीं कराया। डायना के बारे में सोचते ही उसकी लालसा वापस आ गई। उसके दिल से लेकर पेट तक जकड़न फैल गई। उसे काबू में करने की कोशिश में उसका चेहरा काला पड़ गया। यहाँ वापस आओ और यह खेल खत्म करो, हैमिश ने कर्कश स्वर में कहा। मैं जा सकता हूँ, हैमिश, मैथ्यू ने अनिश्चितता से कहा। तुम्हें अपनी छत मेरे साथ साझा करने की जरूरत नहीं है। बेवकूफ मत बनो, हैमिश ने चाबुक की तरह तेजी से जवाब दिया। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मैथ्यू बैठ गया। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम एलिनोर और सेसिला के बारे में जानते हुए भी मुझसे नफरत क्यों नहीं करते, उसने कुछ मिनट बाद कहा। मैथ्यू, मैं सोच भी नहीं सकता कि मुझे तुमसे नफरत करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। मैं तुम्हें एक भाई की तरह प्यार करता हूँ और मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे प्यार करता रहूँगा। धन्यवाद, मैथ्यू ने कहा। उसका चेहरा उदास था। टिल इसके लायक होने की कोशिश करता है। कोशिश मत करो, हैमिश ने कर्कश स्वर में कहा। वैसे तुम अपना बिशप खोने वाले हो। दोनों प्राणियों ने बड़ी मुश्किल से अपना ध्यान वापस खेल पर लगाया और वे अभी भी सुबह सुबह खेल रहे थे जब जॉर्डन ने हैमिश के लिए कॉफ़ी और मैथ्यू के लिए पोर्ट की बोतल लाई। बटलर ने बिना कोई टिप्पणी किए बर्बाद वाइन ग्लास उठा लिया और हैमिश ने उसे बिस्तर पर भेज दिया। जब जॉर्डन चला गया, हैमिश ने बोर्ड का निरीक्षण किया और अपनी अंतिम चाल चली। चेकमेट। मैथ्यू ने अपनी सांस छोड़ी और अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया, शतरंज की बिसात को घूरता रहा। उसकी रानी उसके अपने मोहरों, एक घोड़े और एक किश्ती से घिरी हुई थी। बिसात के उस पार उसके राजा को एक नीच काले मोहरे ने शिकस्त दी थी। खेल खत्म हो चुका था और वह हार चुका था। खेल में अपनी रानी की रक्षा करने से कहीं अधिक कुछ है, हैमिश ने कहा। आपको ये याद रखना इतना कठिन क्यों लगता है कि राजा ही वह है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। राजा बस वहीं बैठा रहता है, एक बार में एक वर्ग चलता रहता है। रानी बहुत स्वतंत्रता से घूम सकती है। मुझे लगता है कि मैं उसकी स्वतंत्रता खोने के बजाय खेल हारना पसंद करूंगा।
हामिश को आश्चर्य हुआ कि क्या वह शतरंज के बारे में बात कर रहा था या डायना की। क्या वह कीमत के लायक है, मैट? उसने धीरे से पूछा। हाँ, मैथ्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, बोर्ड से सफ़ेद रानी को उठाया और उसे अपनी उंगलियों के बीच पकड़ लिया। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, हैमिश ने कहा। अभी तुम्हें ऐसा नहीं लगता, लेकिन तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें आखिरकार वह मिल गई। पिशाच की आंखें चमक उठीं और उसके मुंह पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। लेकिन क्या वह भाग्यशाली है, हैमिश? क्या वह भाग्यशाली है कि उसका पीछा मेरे जैसा प्राणी कर रहा है? ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। बस याद रखें, कोई रहस्य नहीं। यदि आप उससे प्यार करते हैं तो नहीं। मैथ्यू ने अपनी रानी के शांत चेहरे को देखा। उसकी उंगलियां उस छोटी नक्काशीदार आकृति के चारों ओर सुरक्षात्मक रूप से बंद थीं। जब सूरज उगा तो वह अभी भी उसे पकड़े हुए था, हामिश के सोने से बहुत पहले।